नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग एनसीईआरटी सार संकलन में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, उसके अलावा प्राचीन भारत के जितने भी स्रोत हैं उसका हम लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग गुप्त काल लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आएंगे गुप्त काल में, देखेंगे पहला फैक्ट्स आपका जो है वो करा है घटोत्कच जो है वो घटोत्कच गुप्त श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। ठीक है, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। तो कहीं कहीं देखने को ये मिलता है कि घटोत्कच गुप्त जो है इसको माना गया है, जैसे कि यहाँ देखेंगे गुप्तों के पूना और सिद्धपुर ताम्रपात्र, ये दो है। कौन कौन? पूना और सिद्धपुर का। इसमें आपका घटोत्कच को जो है वो प्रथम गुप्त राजा बताया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। किसमें आपका प्रथम गुप्त राजा बताया गया है? तो पूना और सिंधपुर के ताम्रपात्र अभिलेख में। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता यह है कि श्रीगुप्त ने ही इसकी स्थापना किया था। कब? 275 में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, कब? 275 में। घटोत्कच का कार्यकाल रहा 280 से 319 तक। और देखिए प्रसिद्ध गुप्त वंश जो है वो प्रारंभ की गई थी आपका 319 ईस्वी से शुरू किया गया है। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज की। लेकिन अगर महाराजा की उपाधि पूछे कौन गुप्त शासक ने लिया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम लिया था, जिसका कार्यकाल 319 से 335 तक रहा। ठीक है, इसी के कार्यकाल पे आपका 319 ईस्वी में चालू किया गया था गुप्त संवत। यहाँ देखेंगे तो एक फैक्ट्स अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त जो है प्रथम महाराजा की उपाधि धारण करने वाला वह प्रथम गुप्त शासक था। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने आपका महाराजा की उपाधि धारण किया वो चंद्रगुप्त प्रथम था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के आपका राजकुमारी के लिच्छवी के जो राजकुमारी थी उसके साथ इन्होंने विवाह किया। अगला फैक्ट है कि समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम जो है वो क्या था आपका? काच था। ठीक है, वास्तविक नाम काच था। विजयों के उपरांत इसने समुद्रगुप्त नामक उपाधि धारण की। यह विष्णु का उपासक था। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में दो चीज़ हम लोगों ने देखा। वास्तविक नाम क्या था? काच। और इसने समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की और ये विष्णु के उपासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त। अब देखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे कंपटीशन में ये। तो हरिसेन थे जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। ठीक है, देखिए बीएस स्मिथ जो है वो समुद्रगुप्त को क्या बोला है? भारतीय नेपोलियन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था ये भी ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज होते जा रही है। तो किसने कहा था आपका? बीए स्मिथ ने। अब देखिए यहाँ पर है समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु से संरक्षण दिया, वसुबंधु को संरक्षण दिया था, वसुबंधु को संरक्षण दिया था। अब देखिए समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि उसके सिक्का पर जो है वीणा वादन का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि ये जो है आपका संगीत का प्रेमी है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि श्रीलंका नरेश महेश वर्मन ने समुद्रगुप्त को गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन मांगा था आपका? मेघवर्मन। ठीक है, ध्यान देंगे मेघवर्मन मांगा था कि गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति दी जाए। अब देखिए यहाँ पर गुप्तकालीन कुछ आर्थिक शब्दावली है जिसका बहुत ही क्वेश्चन इससे भी उठाई जाती है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। भाग किसको कहा जाता था? तो राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाली जो हिस्सा होती थी उसको भाग। भोग बोला जाता था राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर। उपरंग बोला जाता था अस्थायी काश्तकारों के लिए कर जो लगता था। फिर आपका ऊपरी कर जो था अस्थायी कृषकों के लिए कर था। हिरण्य आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नगद रूप में लिए जाने वाला कर था। तो यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि नगद रूप में लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो हिरण्य। ठीक है, हिरण्य बोलते थे। अगला देखिए बिष्टि जो है वो कह रहे हैं निःशुल्क या बगैर श्रम का जो होता था उसके लिए बिष्टि शब्द का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर है आपका ऊपरी कर। ठीक है, ऊपरी कर हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हिरण्य है, ये भी देख लिया। बिष्टि देख लिया। आपका बिष्टि जो है निःशुल्क या बेकार श्रम था। दिनार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, दिनार गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं बोली जाती है। यहाँ एक फैक्ट्स और बनता है कि सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए?
तो ये आपका गुप्त काल ही है, ठीक है। तो जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं थी उसको बोला जाता था दिनार। अब देखिए अग्रहार जो है, अग्रहार कर मंदिरों एवं ब्राह्मणों का दान दी जाने वाली भूमि थी। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, अग्रहार किसको बोलते हैं? गुप्त काल में जो मंदिर और ब्राह्मण को दान में दी जाने वाली भूमि थी उसको अग्रहार बोला गया। अब आते हैं हम लोग गुप्त काल के रचना के बारे में, ठीक है। गुप्तकालीन रचना देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए है आपका मालविकाग्निमित्रम, जो आपका किसने लिखा है? कालिदास ने। इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए? तो इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा है, ठीक है। तो यहाँ नाम से ही आपको लगेगा इसमें यहाँ अग्निमित्र छुपा हुआ है और यहाँ मालविका छुपा हुआ है। तो ये इन दोनों के ही कहानी है आपका। अभी देखिए है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास द्वारा रचित है। इसमें देखिए दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है, ठीक है। तो यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा किसमें वर्णित है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगला देखिए मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन का विश्लेषण और कथा इसमें दी गई है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं आगे आपका है अन्य रचनाएं में। फिर देखते हैं आपका यहाँ पर आगे देखेंगे तो है आपका विक्रमो वर्षियम, जो कि कालिदास द्वारा ही रचित है। ये सम्राट पुरवारवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। अब देखिए इसमें मृक्ष कटिकम शूद्रक का है, जिसमें चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है। तो जितनी भी प्रेम कथाएं हैं उन सभी पुस्तकों को याद रखेंगे, क्योंकि पूछ देता है कि इनमें से कौन सी प्रेम कथा ग्रंथ नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो स्वप्नवास दत्तम जो है ये भास द्वारा रचित है, और इसमें देखेंगे तो महाराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा इसमें वर्णित की गई है, ठीक है। अब देखिए देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा का वध एवं ध्रुव देवी अर्थात रामगुप्त की पत्नी से विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य भी रचनाएं हैं, आइए इन सभी अन्य रचनाओं को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दास कुमार चरितम, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। दास कुमार चरितम किसका लिखा हुआ है? तो आपका दंडी का, ठीक है, दंडी हो जाएगा। इसके साथ साथ और देखिए है आपका काव्यादर्श, ये आपका दंडी का ही है। अमरकोश जो है अमर सिंह का है। बृहद सन्निहित आया हुआ क्वेश्चन है आपका ब्राह्महीर का है। इसी सब से क्वेश्चन उठाता है, तो एक एक चीज़ हम लोग याद कर लेंगे। पंच सिद्धांतिका, धीरे धीरे चलेंगे ताकि दिमाग में होते चले। पंच सिद्धांतिका किसका है? ब्राह्महीर का ही है। अब देखिए आर्यभट्ट की पुस्तकें ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय, ये तीन पुस्तकें हैं, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। अब देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये भी। आगे देखिए है आपका ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है, ये तो देख लिया हम लोगों ने। आर्यभट्ट पंचतंत्र भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कामसूत्र जो है, कामसूत्र वात्स्यायन का है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार है। अब देखिए चरक संहिता जो है ये आपका चरक द्वारा रचित है। अब देखिए समुद्रगुप्त के शासनकाल के जो पदाधिकारी हैं उसके बारे में देखिए, जो है संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक बोलते थे संधि और युद्ध के मंत्री को। कुमारामात्य ये है गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़ा अधिकारी, ध्यान रखेंगे, आपका गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था कुमारामात्य। अब देखिए खाद्य टपाकी ये है आपका राजकीय भोजनालय के अध्यक्ष होते थे। महादंडनायक, आपको दंडनायक से ही समझ में आ गया हुआ, ये न्यायाधीश के लिए यूज़ किया गया है। आगे देखेंगे तो कह रहा है आपका कि समुद्रगुप्त के प्रयाग में, आइए देखते हैं इसको अच्छे से। आइए अब देखते हैं, कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी या दौहित्र बताया गया है, ठीक है। तो किसको बताया गया है इसमें देखेंगे तो समुद्रगुप्त के अभिलेख में बताया गया है लिच्छवी दौहित्र। रामगुप्त ने शक राजा से पराजित होकर प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देना स्वीकार किया था, ठीक है। ये अपनी पत्नी को, जिसकी नाम ध्रुव देवी थी, उसने आपका हारने के बाद अपनी पति को किसको सौंपा है? शक शासकों को। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था।
और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त इसके आपका उज्जैन हो जाएगा जो आपका गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी स्थापित किए। आगे है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। तो आता है इसमें, देखिए कालिदास किसके आपके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कौन थे? नवरत्न थे। ठीक है, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, उसी तरह नवरत्न भी इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी थे। कौन कौन थे देख लीजिए, वराहमिहिर, आपका अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, फिर आपका घटकर परवर, फिर आपका छपणक, बरुचि, शंकु, धन्वंतरी, ये सभी आपके 9 लोग जो थे ये आपको नवरत्न की उपाधि मिला था। आगे बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं, अब अगले पेज पर चलेंगे हम लोग। तो आइए, चंद्रगुप्त कर चंद्रगुप्त ने के व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। जो चंद्रगुप्त के सिक्के थे वो आपका व्याघ्र शैली के हैं, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। सभी फैक्ट्स को दिमाग में बैठाते चलना है। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय का है, तो इसमें देखने को मिलेगी। अगला है, चीनी यात्री जो फाहियान है, ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, स्पष्ट है ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर फाहियान ने नालंदा में बुद्ध की शिष्य किससे? सारिपुत्र, ठीक है, सारिपुत्र की अस्थियों से निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। कुमारगुप्त प्रथम जो है इसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम को क्या बोलते हैं? महेंद्रादित्य, जिसका शासनकाल 415 से इस आता है, अब आगे 455 तक। अब देखिए कुमारगुप्त प्रथम के काल में पुष्यमित्र नामक जाति के आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ पर पुष्यमित्र अब आता है जो आक्रमण किया था। अब देखिए यहाँ पर है कि कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये भी देखने की चीज़ है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। इसके साथ साथ आपका आगे बढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त के समय आपका खुशनेवाज के नेतृत्व में सर्वप्रथम हुंडों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक लाइन याद रखेंगे। आपका पूछता है कि हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला बात आ जाएगा आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसके नेतृत्व में किया था अगर पूछ दे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे खुशनेवाज के नेतृत्व में आपका हुंडों ने आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? खुशनेवाज। अब देखिए हुंडों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हुंड को हराया और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य, देवराय और फिर आपका परीक्षित वृक्षा कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो सुदर्शन झील का आपका पुनरुद्धार किसने किया है? तो स्कंदगुप्त रहती है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था स्कंदगुप्त ने? तो पर्णदत्त को। अंतिम गुप्त शासक कौन था आपका? भानुगुप्त था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भानुगुप्त यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग गुप्तकालीन साहित्य देख लिया है, अब आइए देखते हैं इसका स्थापत्य। ठीक है, स्थापत्य कला में चलेंगे तो देखिए यहाँ पर गुप्त काल को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास और संस्कृति का स्वर्ण युग किसके माना जाता है? तो गुप्त काल को। अब देखिए गुप्त काल में जितने भी मंदिरें हैं उसमें कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है जो आपका ललितपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका देखिए तिंगवा में है आपका विष्णु मंदिर, ये जगह है, याद रखेंगे। दशा अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। तिंगवा में क्या है? विष्णु मंदिर है जो आपका MP मध्य प्रदेश आपका जबलपुर में पड़ती है। फिर देखिए एरण का विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर एरण में जो आपका सागर में पड़ता है, मध्य प्रदेश में सागर। अब देखिए भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? सतना में है। फिर आपका नचना कुठार की पार्वती मंदिर कहाँ है? तो पन्ना में है। कहाँ है भाई? नचना कुठार।
अब देखिए भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर। फिर एक बचा आपका नागोद, नागोद का शिव मंदिर है आपका सतना मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आता है आपका इसका अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का कौन किससे संबंधित है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो समुद्रगुप्त का है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, इसका वर्णन समुद्रगुप्त का कहाँ देखने को मिलेगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से है। फिर देखिए आपका कुमारगुप्त जो है ये आपका है बिलसर स्तंभ अभिलेख का, कुमारगुप्त का है। और स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए है प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था क्या थी आपका गुप्त काल का, ये देखते हैं। तो कह रहा है आपका देखिए कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो क्या थी आपका, देश थी। सबसे बड़ी इकाई देश थी, जिसके शासक को बोला जाता था गुप्ता। गुप्त से याद रख पाएंगे कि गुप्ता बोला जाता था सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरीक होते थे। ठीक है, तो भुक्ति की शासक उपरीक कहलाए और देश के शासक गुप्ता कहलाए। अब देखिए भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। अब भुक्ति के जस्ट थर्ड स्टेज पे आएंगे तो क्या है आपका विषय। तो देश के बाद आपका मुक्ति के बाद आपका विषय के प्रशासक को बोला गया है विषयपति। अब देखिए पुलिस विभाग के प्रमुख या बोल सकते हैं मुख्य अधिकारी को बोला जाता था दंडपाशिक। ठीक है, दंडपाशिक कहलाता था उस समय। अब पुलिस विभाग के संरक्षण कर्मचारियों को चारण एवं भाट कहा जाता था। ठीक है, पुलिस विभाग के साधारण जितने भी अर्थात कर्मचारी होते थे उनको चारण एवं भाट कहा जाता था। अब देखिए इससे कर भी पूछी जाती है हमेशा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर हैं, किस तरह के कर लिए जाते थे। तो धान्य देखेंगे तो धान्य अनाज में राजा का जो हिस्सा लगता था उसको धान्य बोला जाता था। चाट क्या होता था, तो लुटेरों से बचाने के लिए लिया गया कर जो है उसको चाट बोला जाता था। भटकर किसको बोलते थे, तो पुलिस कर, पुलिस टैक्स होती थी। प्रण्य जो है ये आपका एकदम कंपल्सरी अनिवार्य कर था। और बिस्टी जो है ये बेगार कर था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो आगे देखिए अब है गुप्तकालीन कितने कौन कौन से विद्वान थे और उनका क्या क्या लिखा हुआ पुस्तक है बोल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आपका है पहला वत्स भट्टी। वत्स भट्टी का कौन सा है, तो ये देखिए है आपका रावण वध। फिर आगे बढ़ेंगे भास का कौन कौन सा है, तो आपका स्वप्नवास वधतम, फिर आपका चारुदत्तम, फिर अमर सिंह का अमरकोश, पीछे देखा आप लोगों ने, शूद्रक का मृच्छकटिकम, बराहमिहिर का। तो यहाँ पर थोड़ा एक जगह आपका इंक्लूड किया हुआ है, बराहमिहिर का कौन सा है, तो बृहत संहिता, याद रखिएगा आया हुआ क्वेश्चन है। बृहत संहिता है आपका बराहमिहिर का, और पंच सिद्धांतिका भी है आपका बराहमिहिर का। आर्यभट्ट का हमने देखा सूर्य सिद्धांत, और फिर आर्यभट्ट ये इनका एक और पुस्तक है। और देखिए आगे है आपका ब्रह्म सिद्धांत, जिसमें आपका ब्रह्मगुप्त है। फिर आपका काव्य मीमांसा के लेखक, आया हुआ क्वेश्चन है आपका राजशेखर। अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है अष्टांग हृदय, जो आपका बागभट्ट द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित्र आपका किसका है, बाणभट्ट का ही है। और जो है शल्य शास्त्र ये चिकित्सा से संबंधित है, तो ये आपका धन्वंतरी द्वारा लिखी गई पुस्तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा भी, ठीक है, उसी को फिर से रिपीट कर लेते हैं, याद भी आ जाएगी। तो देखिए ये विष्णु मंदिर कहाँ है आपका, तिगवा में, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए शिव मंदिर भुमरा हो जाएगा। पार्वती मंदिर कहाँ था, नचना कुठार में। दशावतार कहाँ था आपका, देवगढ़ में था। शिव मंदिर हम लोगों ने देखा खेव। और फिर भीतरगांव ये आपका कानपुर में, ठीक है, भीतरगांव कानपुर में। और फिर लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित भी ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए और थोड़ा सा। तो कह रहे हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो हमारा था वो देश था, तो यहाँ सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामीक। और जितने भी इसके सदस्य होते थे उसको महत्तर कहलाते थे। फिर देखिए है ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या बोला जाता था, पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के
दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। ठीक है, दामोदरपुर ताम्रपत्र में क्या है, भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप है। भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। तो क्वेश्चन आता है गुप्त काल में कितना होता है, तो अधिकांशतः 1/6 होगी आपका ऑप्शन में। अगला है गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था आपका, दिनार, और चांदी के सिक्कों को बोला गया है रुपया। आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा गुप्त काल में आपका दिनार हो जाएगी और चांदी के जो सिक्के हैं उसको रुपयक बोला गया। अब आइए देखिए प्रशासनिक अधिकारी इसका देखते हैं। तो आइए यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी। अब यहाँ देखिए महाबलाधिकृत जो होते थे वो महाबलाधिकृत सेनापति को बोला जाता था। फिर महादंडनायक जो आपका जज होता था, न्यायाधीश। फिर आपका दंडपाशिक पुलिस के जो आपके कर्मी अर्थात बोल सकते हैं पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को बोलते थे। फिर आपका संधि विग्रही, ये युद्ध और संधि से संबंधित विदेश मंत्री होते थे। विनय स्थिति शिक्षा और धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। फिर आपका महाअक्ष पटलिक जो है ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर चौरो धरिणिक जो है ये गुप्तचर विभाग का आपका बोल सकते हैं, गुप्तचर विभाग आपका प्रधान को कहा जाता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पीछे भी बहुत चीज़ पढ़ा है जो आपको आगे चलते चलते याद होती जा रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कह है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था जो है वो आपका क्या थी गुप्त समय का, देखिए आपका कायस्थों का एक सर्वप्रथम वर्ण जो है वो क्या है, याज्ञवल्क्य इस स्मृति में इसका उल्लेख किया गया है, कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्ण है। जबकि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, उष्णम स्मृति में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर सर्वप्रथम पूछे क्वेश्चन तो हमेशा याज्ञवल्क्य स्मृति हो जाएगी। और अगर जाति के रूप में पूछ दे, यहाँ दो शब्द देखिए, एक चीज़ और है कि कायस्थों का जो है यहाँ पर सर्वप्रथम वर्णन पूछा तो आपका हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे पीछे हमने बताया। और जाति के रूप में अगर यूज पूछे कि जाति के रूप में तो ये हो जाएगा आपका उष्णम स्मृति। दोनों याद रखिएगा। सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य आया हुआ क्वेश्चन है आपका, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है सती होने का प्रथम साक्ष्य, तो ये 510 ईस्वी के जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है सती होने का प्रमाण। ठीक है, अब देखिए गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, आया क्वेश्चन है। और जो सबसे वृद्ध वेश्याएं होती थी उसको कुटनी कहा जाता था। देखिए अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। ठीक है, अजंता में जो 16-17 ये गुप्तकालीन गुफा है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कृष्ट मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस गुफा में किसका वर्णन है, तो 16 में है आपका जो अभी दिया हुआ है मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहे अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। अर्थात बोल सकते हैं सबसे चर्चित पुस्तक में आपका पंचतंत्र है जो संस्कृत में विष्णु शर्मा ने लिखा था। और यहाँ पर अजंता की गुफाएं आपका बौद्ध धर्म के किससे संबंधित रखती है, तो बौद्ध धर्म के आपका महायान शाखा से। आया क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य या नारद या कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में मानी गई है। ठीक है, कौन कौन सी स्मृतियां हैं, तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति ये आपका गुप्त काल में हुई है। आइए आगे देखते हैं। तो अब देखिए आएंगे हम लोग तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रथम विद्वान जो थे आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और दशमलव प्रणाली के सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने बताया, आपका आर्यभट्ट ने। इनकी पुस्तकें जो है आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। अब देखिए बराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे ये भी,
और इसने देखिए लिखा है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, बराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक किससे संबंधित रखेगी? आपका खगोल शास्त्र से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किया था, जिन्हें बताया कि प्राकृतिक नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। बागभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। अष्टांग हृदय किसका है? आपका बागभट्ट का। और देखिए यहाँ पर कह रहा है तिग्गिन को हुंडों का प्रथम राजा माना जाता है। हुंडों का प्रथम राजा कौन है? तो यहाँ पर तिग्गिन, ठीक है, तिग्गिन याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो धार्मिक स्थिति क्या थी? तो धार्मिक स्थिति देखिए, आपका मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ था इसमें। अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ। फिर देखिए आपका ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव और शैव भक्ति का विकास हुआ था, ठीक है। तो वैष्णव और शैव भक्ति भी आपका हो जाएगा। नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई है। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया, शैव संप्रदाय को भी संरक्षण मिला। अब त्रिदेव देखिए यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना इसी काल में हुई है, ठीक है। तो जो त्रिदेव मूर्ति देखते हैं वो किस समय की देन है? तो आपका गुप्तों का। अब देखिए आते हैं गुप्तोत्तर काल, इसी वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए आते हैं अब हम लोग गुप्तोत्तर काल का, ठीक है, दोनों हम लोग देख लेंगे। तो गुप्त वंश के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। अब देखिए यहाँ पर उद्भव हुआ, जिसमें मैत्र, मौखरी, पुष्यभूति, प्रवर्ती, गुप्त और गोंड प्रमुख थे। अब देखिए यहाँ पर बल्लभी का मैत्रक वंश एक आपका नया राज्य उदय हुआ है। तो मैत्रक वंश का देखिए बल्लभी का जो था, ये इसके संस्थापक कौन थे? तो भट्टार्क, ठीक है, भट्टार्क था। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन था। इसी के समय वेनसांग ने बल्लभी की यात्रा की थी, ठीक है। जो बल्लभी आपका है स्थान, वेनसांग ने बल्लभी की यात्रा किसके समय में किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय, जो आपका किसका था? हर्षवर्धन के समकालीन था। ये क्वेश्चन, ये लाइन याद रखिएगा। अब देखिए कर रहे ध्रुवसेन चतुर्थ ने परम भट्टराक, फिर आपका महाराजाधिराज, परमेश्वर और चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। भट्टी इसी का दरबारी कवि था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आता है मौखरी वंश, ठीक है, मौखरी वंश देखेंगे। तो कह रहा है आपका कि इस वंश के संस्थापक कौन थे? मौखरी वंश के संस्थापक आपके मुखर। फिर ग्रह वर्मा अंतिम मौखरी शासक था। तो मौखरी वंश में देखेंगे प्रथम शासक मुखर, अंतिम शासक मौखरी, ठीक है। इसका विवाह हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। अब देखिए उत्तर गुप्त वंश, इस वंश की जानकारी के स्रोत अफसर तथा देववर्नाक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। कृष्णगुप्त के अस्फड़ अभिलेख में नृप कहा गया है। और जीवित गुप्त ने क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। फिर देवगुप्त का उल्लेख जो है वो मिलता है मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख में हुआ है। फिर आपका जीवित गुप्त जो है द्वितीय को यशोवर्मन ने पराजित कर परवर्ती गुप्त राज्य का अंत कर दिया। यहाँ पर खत्म कहानी इसका भी। अब आइए देखते हैं थानेश्वर का वर्धन वंश, ठीक है, थानेश्वर का वर्धन वंश देखेंगे। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे वर्धन वंश के? तो पुष्यभूति वर्धन बोल सकते हैं, या खाली पुष्यभूति ही मिलेगा। इन्हीं के वर्धन अंत में लगा हुआ था, इसी के नाम पे वर्धन वंश पड़ा। अब देखिए हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई, अर्थात इसका क्षेत्र कौन सा है? अंबाला जिला मुख्य केंद्र है और हरियाणा राज्य में। अब देखिए आपका राज्यवर्धन के पश्चात 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में हर्ष जो है वो थानेश्वर का शासक बनता है। हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा के पास युद्ध हुआ है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि हर्ष के समय महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन थे, ये भी देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पर महाबलाधिकृत जो है वो मुख्य सेनापति होता था। अमात्य जो मंत्री परिषद के मंत्री होते थे। अपरिक भुक्ति का प्रशासक। फिर आपका हमने पढ़ा जो आपका देश के बाद भुक्ति होता था, इसका प्रशासक कौन होता है? आपका अपरिक, पीछे पढ़ा है हम लोगों ने।
फिर आपका दंडपाशिक पढ़ा हम लोगों ने, पुलिस अधिकारी को बोलते थे। बृहदेश्वर जो है ये अश्व सेना का अधिकारी को बोला जाता था। बलाधिकृत जो है वो आपका पैदल सेना, दोनों सेना से जुड़ा हुआ है, तो आपका बल का यूज जहाँ होगा वहाँ बलाधिकृत, वो आपका सेना से चला जाएगा, तो ये आपका पैदल सेना के अधिकारी बलाधिकृत होते थे। स्कंदगुप्त आपका गज सेना के मुख्य अधिकारी, और कुत्तल जो है वो अश्व सेना का प्रधान अधिकारी होता था, और अवंती जो है वो शांति एवं युद्ध का मंत्री है। आगे देखते हैं, तो आइए अब आगे हम लोगों का है गुप्तोत्तर काल में ही चलेंगे आपका। अब हर्ष के बारे में हम लोगों ने देख रहा था, तो ये देखिए अब हर्ष के उत्तरी जो है, हर्ष को उत्तरी भारत का स्वामी कहा गया है, ठीक है। उत्तरी भारत का स्वामी किसे कहा गया है? उत्तरी भारत का स्वामी हर्ष को। हर्ष की उपाधि जो है वो शिलादित्य तथा परम भट्ट राग मगध नरेश थी, अर्थात हर्ष ने उपाधि लिया है शिलादित्य और परम भट्टनारक मगध नरेश। हर्ष ने सुप्रभात स्तोत्र और अष्टमहाश्री चैतन्य संस्कृत स्तोत्र नामक 2 ग्रंथों की रचना की है, तो इसका 2 रचनाएं याद रखेंगे, सुप्रभात स्तोत्र और अष्टमहाश्री चैत्य संस्कृत स्तोत्र। देखिए प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागनंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने खुद किया था, तो यहाँ पर इनको भी याद रखेंगे। हर्षवर्धन का कौन कौन से? हर्षवर्धन का आपका प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये क्या है? नाट्य ग्रंथ है, इस चीज़ को भी यहाँ ध्यान दीजिएगा। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा जो है ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। फिर आपका मलवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, तो देवगुप्त ने इसको अंत किया। अब देखिए आपका शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इन्हें बोधि वृक्ष या बोध वृक्ष को, या जो बोधगया में है आपको, उसने कटवाया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसने कटवाया था? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो शशांक ने कटवाया है आपका बोधि वृक्ष को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था? शशांक, जो आपका शैव धर्म का अनुयायी था। आगे हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन अपना राजधानी कहाँ बनाया था? कन्नौज पर। चीनी यात्री वेनसेंग जो है वे हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया। वेनसांग की यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सी.यू. की से प्राप्त होती है, ठीक है। वेनसांग का जो पुस्तक है कहाँ? सी.यू. की, जिससे आपका यात्रा वृत्तांत इसने लिखा है। आगे वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बलादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। हर्ष ने 641 में अपनी दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 45 में 2 चीनी दूत उनके दरबार में फिर आए, अर्थात देखेंगे तो 2-2 साल का अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से याद रखने में आसानी हो कि 41 में दूत भेजा, 2 साल बाद एक आया, दूसरे साल बाद और आया, ठीक है। तो 43 और 45 में आपका 2 चीनी दरबारी जो 2 चीनी दूत आपके दरबार में आए। अब देखिए 2 चीनी दरबारी के बाद आगे बढ़ेंगे, तो हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे, ठीक है। जो दांत है बुद्ध भगवान की, उसका हर्षवर्धन ने आपका कश्मीर के शासक से लिया। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया, वह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म बन गया, ठीक है। तो वेनसांग जो है वो किसका संरक्षक बना भाई? बौद्ध धर्म का, और अंतिम में आपका बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा। हर्ष के समय में जो नालंदा महाविहार है, ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा महाविहार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए। आया क्वेश्चन है। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका। तो प्रत्येक 5 वर्ष में हर्षवर्धन के शासनकाल में महामोक्ष परिषद की आयोजन होती थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है बाणभट्ट ने, ठीक है। आगे देखते हैं,
तो कह रहा है प्रशासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों में विभाजित था। और प्रांत को क्या, प्रांत अर्थात देश, और देश में आपका फिर उसके बाद भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय या उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। उपरिक ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। ग्राम क्या था, प्रशासन का सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था, ग्राम छपटलिक, ठीक है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, ठीक है। तो पुलिस कर्मी को चाट या भाट बोलेंगे, और फिर आपका जो ऑफिसर होते थे इसमें उसको आपको दंडपाशिक या दांडिक बोला जाता था। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा गया है। तो अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे उसको बृहदेश्वर, और जो पैदल सेना वो बलाधिकृत या महाबलाधिकृत बोला गया। आइए आगे बढ़ेंगे। तो हर्ष के समय प्रसिद्ध पदाधिकारी कौन कौन थे? तो एक आपके कुमार अमात्य हो जाएंगे जो उच्च प्रशासकीय सेवा में नियुक्त अधिकारी होते थे, और एक दीर्घध्वज जिसको बोला जाता था राजकीय संदेश वाहक, ठीक है। और एक है सर्वगत जिसको गुप्तचर विभाग के सदस्य होते थे, उसको सर्वगत बोला गया है। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यंत्र अर्थात जल पंप का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो मिलता है उत्तर भारत के प्रमुख राज्य, ठीक है। तो उत्तर भारत के प्रमुख राज्य को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का आपका प्रमुख राजवंश को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से चालू करेंगे हम लोग कश्मीर के राजवंश से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से पीछे का सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।